बेटा वो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं अब यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शंस की। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, इस बात को समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई, उसको बोला जाता है कोलिजन थ्योरी। तो आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड करने के कैसे होती है, इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई, जिसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। इस कोलिजन थ्योरी में ये पहले आप यहाँ पे भी आपका मार्क कर सकते हो, दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स स्ट्रोक एंड लुइस, विलियम लुइस। इन दो साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी में क्या कहा गया कि अगर कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है तब बात अलग है, लेकिन अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उस केस में मेरे बेटा हो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। क्या होता है बेटा? रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन अ रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, molecules of reactants collide with each other and form products। इस थ्योरी में कहा गया कि मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं आपस में और कोलिजन के बाद में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए इस थ्योरी को कहा गया कोलिजन थ्योरी। बट यहाँ पर एक बात स्पेशली याद रखें कि ये बात हम ऐसी रिएक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, या जो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो आप इस बात को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, not for decomposition reaction of molecule। of a molecule, किसी मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ये बात नहीं अप्लाई हो रही है। जैसे हमने कहा था H2O2 का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके H2O और O2 बना रहा है, NH4NO2 का टूट के N2 और H2O बना रहा है। इस टाइप की रिएक्शंस के लिए ये बात नहीं कही गई है, जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो एक से ज्यादा टाइप के हैं। ओके बेटा, हो कितनी पिक्चर क्लियर हो गई? वेरी गुड। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया इस थ्योरी में? इस थ्योरी में ये कहा गया कि अब जो रिएक्शन की रेट है वो कितनी ज्यादा होगी, वो ये डिपेंड करती है कि वो कोलिजन जो आपस में हो रहे हैं उनके कोलिजन के बाद में प्रोडक्ट बने। अगर कोलाइड तो हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेकिन प्रोडक्ट बना ही नहीं, ऐसे कोलिजन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, तो यहाँ पर अगली जो बात है वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स at the number of effective collisions per second
इन यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पर लीटर, पर मिलीलीटर, कुछ भी ले लो आप। तो मेरे बेटा हो, किसी भी रिएक्शन की रेट इस बात पर डिपेंड करती है कि 1 सेकंड में इफेक्टिव कॉलिजन्स कितने हुए। तो जितने ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन्स होंगे 1 सेकंड में, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन वो कंसंट्रेशन, दैट इज पर वॉल्यूम, 1 लीटर के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम। और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहा गया बेटा इसको? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। तो मेरे बेटा ये आप ध्यान रखें कि जितने ज्यादा कॉलिजन्स इफेक्टिव होंगे 1 सेकंड के अंदर, 1 लीटर के अंदर, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। जितने इफेक्टिव कॉलिजन्स कम होंगे, उतनी ही रेट कम होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि सर ये इफेक्टिव कॉलिजन से आपका मतलब क्या है? तो इसका सिंपल मतलब तो इतना है कि ऐसा कॉलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट बने। सिर्फ मॉलिक्यूल टकरा के वापस लौट जाएं, जैसे दो बॉल आपस में कोलाइड करें और वापस लौट जाएं, तो उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बना, ऐसे कॉलिजन को काउंट नहीं करेंगे। ऐसे कॉलिजन कितने भी हो, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये तो रहा इसका फिजिकल मीनिंग। लेकिन ये इफेक्टिव कॉलिजन डिपेंड किस पे करते हैं? ये इफेक्टिव कॉलिजन हम कब कहेंगे इसको? इस चीज को हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं मेरे बेटाओ। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर कि इफेक्टिव कॉलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, या ओनली आप इफेक्टिव कॉलिजन पढ़ लो कि वो किस पे डिपेंड करता है, वो कॉलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं। कॉलिजन विल बी इफेक्टिव, कोई कॉलिजन तभी इफेक्टिव होगा व्हेन इट मस्ट satisfy number 1 reactant molecules जो कोलाइड कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स मस्ट, नॉट शुड, मस्ट है बेटा, मस्ट possess a minimum energy, a minimum amount of energy। ये वैल्यू हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है, बट जितनी भी एनर्जी उसके लिए मिनिमम चाहिए रिएक्शन करने के लिए, वो उसके अंदर होनी चाहिए। मस्ट possess a minimum amount of energy। ओके बेटा हो, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन अगर होगा भी तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब वो कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम दिया गया, मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ लोग इसको एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं कि ये एक बैरियर है एनर्जी का, किसी भी रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा आगे जाने के लिए, दैट इज प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो कोई भी कॉलिजन इफेक्टिव तब होगा, दैट इज प्रोडक्ट तब बनेंगे जब वो जो कोलाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनमें एक मिनिमम एनर्जी होनी ही चाहिए, मस्ट है, दैट इज उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा हो। ओके बेटा हो, तो अगर आपसे पूछे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है, रिएक्शन करने के लिए जरूरी है। इज दैट क्लियर? नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि कॉलिजन शुड बी इन प्रॉपर, कॉलिजन्स, ये भी शुड क्या, मस्ट ही है, मस्ट बी इन
प्रॉपर ओरिएंटेशन, कॉलिजन जो हो रहा है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो। अगर प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हुआ बेटा तो उस केस में भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एनर्जी होते हुए भी। उनकी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे ज्यादा है। ओके बेटा, वो कोलाइड भी कर रहे हैं बट एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तो भी उनके बीच में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? इस ओरिएंटेशन फैक्टर को हम यहाँ पर बोल देते हैं, मैं अलग पेन से यहाँ पे लिख रहा हूं, इसे हम बोलते हैं कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर। कुछ लोग इसको बोल देते हैं स्टेरिक आपका फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर मीन्स आपका 3 डायमेंशनली चारों तरफ से जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल का, एटम्स मॉलिक्यूल्स का, ग्रुप्स का, उसके अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन से अटैक करेगा, स्टेरिकली उसको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा। तो कुछ लोग इसको स्टेरिक फैक्टर बोल देते हैं और कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल देते हैं। ओके बेटा, और इसको हम सिंबल देते हैं पी। बेटा कोई दिक्कत? पहले मैं यहाँ पर इस ओरिएंटेशन फैक्टर को ही समझाता हूँ, फिर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट हम इसके बाद में ले लेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप एक रिएक्शन को समझो। ठीक है बेटा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इस ओरिएंटेशन फैक्टर का, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन का मतलब क्या है। इस एग्जांपल को आप समझिए, मैं एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ और वो बेस्ट भी होता है कि जो बुक हमारे सामने दी हुई है स्टडी के लिए हम उसके एग्जांपल्स ही लें। आपके सामने मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ CH3Br। ओके बेटा, इस मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है दूसरा मॉलिक्यूल OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। ओके बेटा, अब इसका अटैक जो होगा वो दो तरह से होगा। मैं यहाँ पे दो अलग अलग कलर यूज करूंगा, आप ध्यान रखना। अगर इसका अटैक हो रहा है बेटा इस डायरेक्शन से, तो ये इम्प्रॉपर अटैक है, इम्प्रॉपर कोलिजन इन दोनों के बीच। अटैक इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कोलिजन क्यों है बेटा ये? क्योंकि ये Br जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर भी माइनस होगा, ये कार्बन पर थोड़ा सा प्लस चार्ज होगा। ब्रोमीन इसके साथ साथ एक बल्की एटम है, एक बड़ा एटम है, इसीलिए ये यहाँ पर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो इधर से OH को नहीं आने देगा और माइनस से माइनस रिपेल भी होगा। तो इस केस में अगर एक कॉलिजन हुआ तो इस इम्प्रॉपर कॉलिजन में क्या होगा बेटा? अगर इस डायरेक्शन से कॉलिजन होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इस समय इस कॉलिजन को हम कॉलिजन तो कहेंगे बट इफेक्टिव कॉलिजन नहीं कहेंगे। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा? लेकिन अगर ये OH का मॉलिक्यूल मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूं, ये अटैक इधर से आके करता इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पर जो H हैं वो सारे H जो है वो स्मॉल एटम्स हैं, इसलिए इनके बीच में काफी गैप होंगे। ये स्मॉल एटम्स हैं, काफी स्पेस होगा कार्बन तक पहुंचने के लिए OH को। नंबर 2, यहाँ पर कोई रिपेल करने वाला भी नहीं है, इसलिए इस प्लस की तरफ कार्बन की तरफ OH इजीली अट्रैक्ट भी हो जाएगा। और जब ये इधर से अटैक करेगा तो मैं इसको इस तरह शो कर सकता हूँ, आप ध्यान देना। OH इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर ये H
H और ये H में शो कर देता हूं। जब ये माइनस इस तरफ आके अट्रैक्ट होगा बेटा, तो इसके अटैक की वजह से जो Br है वो माइनस जो है वो रिपेल होके इससे दूर होना शुरू हो जाएगा। ओके बेटा, हो बात समझ में आ रही है? और फाइनली ये Br इसमें से निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके, और OH अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, और इस तरह से मेरे बेटाओं प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर CH3Br से CH3OH बन गया। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे प्रॉपर अटैक, दैट इज प्रॉपर कोलिजन। इज दैट क्लियर? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है या प्रॉपर कोलिजन भी कह सकते हो आप इसे। मैं ओरिएंटेशन ही लिख देता हूं। तो ये कोलिजन होगा इफेक्टिव कोलिजन। कौन सा कोलिजन कहा जाएगा ये? और कोलिजन इन प्रॉपर डायरेक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा वो बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो कोई भी रिएक्शन जो है वो आगे कैसे बढ़ती है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके उनके बीच कोलिजन्स होते हैं, उन कोलिजन से प्रोडक्ट बनते हैं। बट किसी कोलिजन से प्रोडक्ट बने ये तभी जरूरी है, तभी पॉसिबल है जब उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करें, और उनमें एक मिनिमम एनर्जी, दैट इज उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा हो। कोई दिक्कत बेटा? बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को? वेरी गुड। और ऐसे कोलिजन्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये तो हो गया कोलिजन थ्योरी, और इसमें हमने ओरिएंटेशन फैक्टर को भी कर लिया डिस्कस। अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में कोलिजन थ्योरी पूछी जाए तो आपको सिर्फ इतना लिख कर आना है बस, वहां आपको थ्रेशोल्ड को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इट मे पॉसिबल कि आप लोगों से थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में अलग से कुछ बातें पूछ ली जाए, तो हमने उन्हीं बातों को यहाँ पे आगे करके चल रहा हूँ। ओके बेटाओ, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे बेटाओ, अगर मैं किसी भी रिएक्शन के लिए, चलिए आप एक हेडिंग लिख देता हूं मैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पर जिसे हम एनर्जी बैरियर भी कहते हैं, मैं अब रिएक्शन समझाता हूं। हम एक रिएक्शन लेते हैं, इसको समझाने के लिए पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम एनर्जी possessed by reactant molecules to be reactive। टू बी रिएक्टिव मीन्स रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए मिनिमम एनर्जी प्रोसेस करते हैं रिएक्टेंट, उनको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ बातें आप समझ के चलें। अगर मान लो मैं बात करूं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या जो भी इसके अंदर सबस्टेंस है उन सबकी एनर्जी की, और उस एनर्जी को मोस्टली पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, जो एनर्जी प्रोसेस की जाती है मॉलिक्यूल्स द्वारा। और मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन किस तरह से कोऑर्डिनेट करती है, कैसे आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। तो मेरे बेटाओ, ये कर्व में हम एक बात बता दें, मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उनकी एनर्जी है इतनी। आप मेरे मार्कर को थोड़ा ध्यान दें, ये जो एनर्जी मैं शो कर रहा हूँ ये कौन सी एनर्जी बेटा? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में है। ओके बेटाओ,
और अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल, फॉर अ रिएक्शन H2 plus I2 is equals to 2HI। ये एग्जांपल भी मैंने आपके एनसीईआरटी से किया है, आप उससे समझो। हमें कहना चाह रहे हैं कि ये जो पार्ट शो कर रहा है, ये जो पार्ट है ये है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी है। ओके बेटा, H2 और I2। अब मान लो इस H2 और I2 के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो ये है, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए H2 और O2 को एवरेज, तभी इनके बीच में रिएक्शन होगी। तो टोटल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू बी रिएक्टिव, इतनी रिएक्शन कम से कम इतनी एनर्जी उनके अंदर चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो उस मिनिमम प्रोसेस्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो चाहिए रिएक्शन करने के लिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको मैं यहाँ पे ETH लिख देता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके लिए जो एनर्जी बैरियर है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या इसको एनर्जी बैरियर भी कह सकते हैं, चलो मैं दूसरी लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। ये जो एनर्जी बैरियर है वो ये है, इस बैरियर को इसे क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी से ज्यादा करेंगे तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मेरे बेटाओ, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए अब कितनी एनर्जी और चाहिए मिनिमम, बोलो? इतनी एनर्जी और चाहिए ना बेटा? वेरी गुड, ETH माइनस एवरेज, इतनी इसको चाहिए, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को किसके बिना ये बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम एक नाम देते हैं, वो नाम भी आप समझ लो यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या डेफिनेशन होगी इस एक्टिवेशन एनर्जी की? द मिनिमम एनर्जी, ये भी मिनिमम एनर्जी है, लेकिन ये मिनिमम एनर्जी है वो कौन सी है? रिक्वायर्ड, जो चाहिए अब एक्स्ट्रा। ओके बेटा, प्रोसेस्ड एनर्जी नहीं है, दैट इज टोटल प्रोसेस्ड एनर्जी नहीं है, ये रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो और चाहिए एक्स्ट्रा, टू बी रिएक्टिव। रिएक्टिव होने के लिए, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी और चाहिए इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके बेटाओ, इस एक्टिवेशन एनर्जी को EA लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी हो गई EA, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स। अब मान लो मैंने इन रिएक्टेंट्स को, ये एनर्जी यहाँ थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इस एनर्जी पर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी इनको प्रोवाइड कर दी। अगर ये प्रोवाइड कर दी तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब क्या होगा एनर्जी बैरियर पर? एनर्जी बैरियर पर ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दोनों के कोलिजन से एक ऐसा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनेगा मेरे बेटाओ, जो ना प्रोडक्ट होगा ना रिएक्टेंट होगा। इनके बीच ना तो बॉन्ड पूरी तरह टूटे हुए होंगे, ना इनके बीच बॉन्ड पूरी तरह से बने हुए होंगे। जैसे आप लोग जानते हो H2 का मतलब H बॉन्ड H हो गया, I2 का मतलब I बॉन्ड I हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा वो आप समझ लें। यहाँ पर ना तो H के बॉन्ड पूरी तरह टूट पाए होंगे, ना I के बीच के बॉन्ड पूरी तरह टूट पाए होंगे, और ना ही इनके बीच में नए बॉन्ड प्रॉपर बन पाए होंगे। ये स्टेट है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, मतलब ये एक हाई एनर्जी स्टेट हो गई। ओके बेटाओ, इतनी बात क्लियर हो गई? इस हाई एनर्जी स्टेट को, इस तरह के बने हुए इस पार्ट को हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट।
ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है इसको कुछ लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन गया। ओके बेटा, हो इसको कुछ लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, तो आप टेंशन मत लेना कि ये क्या है, मतलब एक इंटरमीडिएट बन गया। ये हाई एनर्जी स्टेट है, और हाई एनर्जी स्टेट का मतलब होता है कि जो मिनिमम स्टेबल है। ये आप लोग पढ़ चुके हो, जितनी एनर्जी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये मिनिमम स्टेबल स्टेट है, इसलिए स्टेबल होने के लिए वापस कन्वर्ट होगी, दैट इज प्रोडक्ट बनाएगी। मतलब रिएक्शन इसके आगे कोऑर्डिनेट अब अपने आप होगी, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट दैट इज मिनिमम स्टेबल स्टेट है, वो लो एनर्जी स्टेट दैट इज मोर स्टेबल स्टेट में अपने आप कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस अपने आप होती है, ये करनी नहीं पड़ती है। ओके बेटा, हो तो आप इसको हाई एनर्जी स्टेट कह सकते हो, या आप इसको लीस्ट स्टेबल स्टेट कह सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ, लीस्ट स्टेबल स्टेट। अब इसके आगे क्या होगा, ये अपने आप कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में। अब जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो इसमें दो बातें हो सकती हैं बेटा। अब ध्यान देना ध्यान से। एक बात तो ये हो सकती है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की एनर्जी, एवरेज एनर्जी इस रिएक्टेंट से भी कम हो। देखो आप, रिएक्टेंट से कम है ना बेटा, बोलो रेस्पॉन्स दो। यस वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट्स में 20 जूल थी और अब हमें प्रोडक्ट मिला 10 जूल का, इसका मतलब एक्स्ट्रा 10 जूल कहाँ गई, वो 10 जूल रिएक्शन में से निकल गए। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है, जब ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या बनेंगे आप प्रोडक्ट में, 2HI। इनकी एनर्जी अब कम है। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट कम एनर्जी के मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर एनर्जी जो है वो निकल रही है। तो इस डिफरेंस को हम बोल देते हैं डेल्टा एच। क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फाइनल एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस इनिशियल एनर्जी, एवरेज रिएक्टेंट्स की कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? और अगर मान लो बेटा ये कर्व ऐसे आ गया होता, मान लो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं 2HI, अगर ये यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है वो अब इस एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होती, तो उस केस में आप समझदार हो, 20 जूल के रिएक्टेंट है टोटल एनर्जी, प्रोडक्ट मिले हमें कितने के, 30 जूल के, तो 10 जूल कहां से आ गई, इसका उसने एब्जॉर्ब की है। तो उस केस में इस रिएक्शन को हम बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल देंगे इसको हम, तो मैंने दो कर्व आपके सेम ही बना दिए, एक ही कर्व में दो कर्व है एक्चुअल में। ये दो कर्व आपके, एक रेड की तरफ और एक येलो की तरफ, ब्लैक वाला पार्ट सेम रहेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप देखो तो एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो ज्यादा है उसमें से माइनस करोगे रिएक्टेंट की तो पॉजिटिव आएगी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल करने पर डेल्टा एच पॉजिटिव। तो ये आप हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं थर्मो में। बोलो बेटा, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? तो इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ लोग डिफाइन और तरीके से भी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक ही बात है ना बेटा, बोलो। यस सर। वेरी गुड। दूसरी बात यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिक्वायर्ड एनर्जी है।
रिक्वायर्ड एनर्जी से मतलब है कि हो सकता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही ना हो, उनकी एवरेज एनर्जी ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो या उस एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड के बराबर हो। मतलब रिएक्शन इस तरह से भी हो सकती है कि इतनी एनर्जी है रिएक्टेंट की, यही एवरेज है और यही थ्रेशोल्ड है, ई एवरेज, ई यानी एवरेज एनर्जी, और यही एनर्जी थ्रेशोल्ड है। तो क्या होगा, तो मेरे बेटाओ रिएक्शन डायरेक्ट यहीं से सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके बेटाओ, उस समय एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, 0, चाहिए ही नहीं, रिक्वायरमेंट 0। पर रिक्वायरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो आप समझते हो। अगर एनर्जी इन रिएक्टेंट्स की थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा है तो भी मेरे बेटा डायरेक्ट वहां से प्रोडक्ट बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी निकालेगा वहां पे, वो तो प्रोडक्ट बनते समय निकल ही जाएगी। तो आप क्या समझे कि अगर एनर्जी रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी और उनकी एनर्जी ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा है, बैरियर ऑलरेडी क्रॉस्ड है, तो उस समय उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी, या कम हुआ तो एनर्जी चाहिए होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। इससे क्लियर हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इज दैट क्लियर? बोलो बेटाओ। यस सर। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे इस चीज को नोट कर लें, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सो एक्टिवेशन एनर्जी कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या होगी, 0 या पॉजिटिव, या तो नहीं चाहिए या चाहिए एनर्जी, तो कितनी चाहिए उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव में, 2 जूल, 5 जूल, 10 जूल। तो ये इस बात को आप स्पेशली मेंशन रखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी 0 आपका नेगेटिव नहीं हो सकती है। किसी रिएक्शन जो हाइपोथेटिकल हम कह देते हैं, किसी भी रिएक्शन की एनर्जी ऑलरेडी रिक्वायर्ड जितनी चाहिए प्रोसेस उसके बराबर है, ज्यादा है तो रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी, अगर कम है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। जो मिनिमम एनर्जी हम देंगे उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। जितनी ओवरऑल चाहिए पूरे मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्टिव होने के लिए, उस टोटल नेट प्रोसेस्ड एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अगर बनने वाले प्रोडक्ट्स की एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो वो एक्सोथर्मिक होगी, अगर एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट से ज्यादा है तो वो एंडोथर्मिक होगी। दोनों के एवरेज एनर्जी के डिफरेंस को, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी के डिफरेंस को एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और हीट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। ये सारी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड। तो ये है, यहाँ पर आज हमने पढ़ी कोलिजन थ्योरी, और उस कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर हमने समझ लिया कोई कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा हो, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा हो। तो क्या बेटाओ, नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करती है। मतलब किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द्वारा टोटल प्रोसेस्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करती है। कम टेम्परेचर पर, कम या ज्यादा टेम्परेचर पर उसके अंदर टोटल प्रोसेस्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे। अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो अब इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर।